नमस्कार। जेडी इंस्टीट्यूट में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विवेक सर जेडी इंस्टीट्यूट की तरफ से आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि साइकोलॉजी की कड़ी में हम बढ़ते रहेंगे धीरे धीरे, और हम वैसा ही कर रहे हैं। अब आज के लिए हम आपके लिए लाए हैं पावलोव का अधिगम का सिद्धांत। और इसके पहले जैसा मैं हमेशा आपको कहता आया हूँ, इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादातर लोगों को शेयर करो। तो इसी के कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, समय ज़्यादा ना गंवाते हुए, क्योंकि आपके पास समय कम है। सुपर टेट लगने वाला है और मैं चाहूँगा जल्दी से जल्दी हम कितना कवर कर पाएंगे उतना हमारे आपके लिए बेहतर है। ठीक है, तो आइए चलते हैं पावलोव का अधिगम सिद्धांत। पावलोव का अधिगम सिद्धांत में आप पढ़ेंगे, पहले तो समझिए पावलोव कौन है। पावलोव एक शारीरिक क्रिया या शरीर क्रिया वैज्ञानिक है। ये रूस के रहने वाले हैं। आप लोगों को पता है, बार बार आप लोग एग्जाम देते आए हो, इसको किए भी होंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसने प्रयोग किस पर किया? तो कुत्ते पर प्रयोग किया। ठीक है, अच्छा, कुत्ते पर प्रयोग करके क्या निकला? कुत्ते पर प्रयोग करके जो विधि निकली वो संबंध प्रतिवर्त या संबंध प्रत्यावर्तन विधि। देखिए, आपको क्लासिकी अनुबंधन का सिद्धांत या अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत या प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत इत्यादि नाम से आप जानते जरूर हो पावलोव को, लेकिन जानते हो भैया संबंध प्रतिवर्त या संबंध प्रत्यावर्तन विधि भी किसने दिया? पावलोव ने दिया। एक चीज तो समझने की बात है, इसको तो आप समझते हो, ये तो आपने रट लिया होगा, लेकिन ये समझने की बात है कि संबंध प्रतिवर्त या संबंध प्रत्यावर्तन विधि क्या है। तो प्रतिवर्त को भैया कहते हैं रिफ्लेक्स। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स। एक तो यही इंपॉर्टेंट हो गया। प्रतिवर्त को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स इंग्लिश में। आइए समझते हैं कि संबंध प्रतिवर्त क्या होता है। जानते हैं, मानव हो या फिर कोई जीव जंतु हो, सबके अंदर कई ग्रंथियां होती हैं। जैसे श्वसन ग्रंथियां होती हैं, पाचन ग्रंथियां होती हैं, लार जहाँ से स्त्राव होता है वो सारी ग्रंथियां होती हैं। अब इनके माध्यम से जो प्रतिक्रिया होती है उस आधार पर जब कोई प्रतिवर्त्य हो, जब भी कोई क्रिया हो, उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स। उसके माध्यम से जब कोई रिफ्लेक्स होता है वही क्या कहलाता है? संबंध प्रतिवर्त या संबंध प्रत्यावर्तन विधि कहलाता है। अर्थात इसको और सरल भाषा में अगर हम कहें कि इन सभी ग्रंथियों के आधार पे जब आपको कोई ज्ञान या कोई बोध इत्यादि के रूप में समायोजित होकर के कोई एक ज्ञान का रूप धारण कर ले या कोई आपको ज्ञान दे, ठीक है, ज्ञान की अनुभूति हो, वही क्या है? संबंध प्रतिवर्त या संबंध प्रत्यावर्तन विधि। समझ में आया? समझ में आया कि इसके माध्यम से जब आपको ज्ञान हो तो क्या कहलाएगा? संबंध प्रतिवर्त विधि। यही चीज प्रूव करने की कोशिश की थी पावलोव ने। कोशिश क्या किया था? पूरा किया ही था इन्होंने। एक चीज हो गया, तो संबंध प्रतिवर्त विधि। एक तो प्रयोग किया कुत्ते पर। इस चीज को समझ में आया? प्रतिवर्त क्या है? बहुत बड़ा थ्योरी नहीं है ये, आपको लिखने के लिए नहीं आएगा, बस इतना समझ लीजिए कि ये थ्योरी क्या थी ना, संबंध प्रतिवर्त क्या था। ठीक, ये बातें आपको तो क्लियर हो गई। ठीक, अब आते हैं आगे। अब इन्होंने जो रिसर्च किया था उस आधार पर उस जो विधि है उसके क्या कौन कौन से नाम है? तो क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत, जैसा कि एग्जाम में पूछता रहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये बताया था आप लोगों को, कई बार क्वेश्चन भी आया था। क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन भैया? पावलोव है। इसके अन्य नाम देख लीजिए फटाफट। अन्य नाम में क्या? अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत या अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत या प्रतिवादी अनुबंधित सिद्धांत, अनुबंधन सिद्धांत या टाइप एस, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। टाइप एस अनुबंधन सिद्धांत, फिर क्लासिकल स्थिति का सिद्धांत या क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत या शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत या प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो अपने नोट में इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, अलग से कहीं लिख लीजिएगा। एक चीज ये आपके हो गई क्लियर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इसके अलग अलग नाम भी आपसे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। पावलोव के प्रयोग के आधार पर अनुक्रिया के कितने भाग हैं? 2 भाग हैं। कौन कौन से भाग हैं? एक स्वाभाविक अनुक्रिया, दूसरा अस्वाभाविक अनुक्रिया। स्वाभाविक अनुक्रिया के अंतर्गत कौन आता है भाई? जन्मजात व जैविकी प्रतिक्षेप क्रियाएं, और दूसरा है अर्जित व मनोवैज्ञानिक। ठीक है, अर्जित व मनोवैज्ञानिक। एक चीज समझ में आ रहा है कि 2 चीजें आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पावलोव के प्रयोग के आधार पर अनुक्रिया के कितने भाग हैं। तो पावलोव ने जो प्रयोग किया था उसके आधार पर, उसकी अनुक्रिया के आधार पर 2 भाग हैं। एक क्या है? एक स्वाभाविक अनुक्रिया, दूसरा है अस्वाभाविक अनुक्रिया। इसका मतलब आप समझते हैं? स्वाभाविक अनुक्रिया वो चीज होगी जिसमें जन्मजात होगी, जो जन्मजात हो,
वह स्वाभाविक अनुक्रिया, मतलब कि जैसे कुत्ते का लार टपकाना, अभी मैं उसको सिद्ध कर रहा हूँ कैसे कैसे प्रयोग कैसे कुत्ते पर किया, उसको अभी अभी मैं सिद्ध कर रहा हूँ, पहले इसको देख लीजिए। तो स्वाभाविक अनुक्रिया, दूसरा है अस्वाभाविक अनुक्रिया। अब स्वाभाविक अनुक्रिया के अंतर्गत देखिए कि जन्मजात व जैविकी प्रतिक्षेप क्रियाएं, ठीक। दूसरा है अस्वाभाविक अनुक्रियाएं व अर्जित व मनोवैज्ञानिक, ये किसके अंतर्गत आते हैं? अस्वाभाविक अनुक्रिया। जो अर्जित गुण होते हैं ये अस्वाभाविक अनुक्रिया के अंतर्गत आता है। लेकिन आइए उसके पहले, जो इतना आपने समझ लिया तो ये कम समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है, लेकिन इसको और थोड़ा अच्छे से समझने के लिए आप देखिए, जब कुत्ते पर इन्होंने रिसर्च किया तो कैसे पता चला कि वह स्वाभाविक अनुक्रिया है और अस्वाभाविक अनुक्रिया कैसी है, या अस्वाभाविक अनुक्रिया क्या होती है, या आप देखिए जन्मजात कैसे है और क्या चीज अर्जित है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए आप देखिए, जब पावलाव ने प्रयोग किया कुत्ते पर तो इन्होंने सबसे पहले एक घंटी बजाई, तो उस घंटी की आवाज से उसको उत्तेजित कर दिया कुत्ते को। ये पहली बात रही, घंटी की आवाज से कुत्ते को उत्तेजित करना, ठीक, ये पहली बात रही। और दूसरी स्थिति में घंटी बजाने के कुछ देर बाद, घंटी बजाने के थोड़ा पानी देना, ठीक, वहीं रख दीजिए। घंटी बजाने के कुछ देर बाद यह देखा गया कि उसके जीभ से, मतलब उसके मुंह से लार आना प्रारंभ कर दिया गया। ये दूसरी स्थिति रही। पहली स्थिति मैंने क्या बोली? पहली स्थिति मैंने ये बोला कि पहली स्थिति में घंटी बजाकर कुत्ते को उत्तेजित करना। स्थिति में क्या हुआ? तीसरी स्थिति में घंटी बजी और कुत्ता उत्तेजित हो गया ना। और जानते हो, तीसरी स्थिति में घंटी बजी और भोजन भी नहीं मिला, लेकिन कुत्ते की वो जो लार, जो ग्रंथियां हैं वो अपना काम करने लगी, लार का स्त्राव प्रारंभ हो गया। समझ रहे हैं? ये देख रहे हैं कि पहले वाले में घंटी, सुन लो फिर से, अगर नहीं समझ में आता फिर से मैं बता रहा हूँ। तो पहली बार में पहली क्रिया क्या थी? घंटी बजाई, जिससे कुत्ते को उत्तेजित कर दिया गया। दूसरी बार जब घंटी बजाई तो क्या हो गया? कुत्ते के मुंह से जो है उसके लार आने प्रारंभ हो गए ना। और तीसरी घंटी जब बजाई गई, तीसरी घंटी के बाद उसको भोजन भी नहीं दिया गया, लेकिन तीसरी घंटी के बाद वो अपने आप एक्टिव हो गई। उसकी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, मतलब कि जो उसकी पाचन ग्रंथियां हैं और उसके लार, मुंह से जो लार है वो एक्टिव हो गए, ठीक है। और भोजन भी नहीं दिया गया, तब तक लार आता रहा उसके मुंह से जब तक कि उसको भोजन नहीं मिल गया, जबकि उसको वह चीज मिल नहीं गया। ये चीज क्या थी? इसके माध्यम से वह, मतलब कि वह प्रतिक्रिया करने लगती है उसकी ग्रंथियां। ये मतलब समझ रहे हैं कि पावलाव ने किस चीज पर फोकस किया था? पावलाव ने उस चीज को फोकस किया कि अधिगम कैसे करें बच्चे। अब इसको देखें कि अधिगम में इसका, मतलब शिक्षा में इसका क्या महत्व है, शिक्षा में ये कैसे यूज होता है। शिक्षा में ये भैया ऐसे यूज होता है कि बच्चे, जैसे एक बच्चा है, कोई काम नहीं करता है, आप उसको लड्डू या उसकी फेवरेट चीज जो मिठाई है, लड्डू हो, चॉकलेट हो, आप उसको दीजिए, आप कहिए कि आपको ये दिया जाएगा और जो है आप ये काम कर दीजिए, जो नहीं करना चाहता वो, तो उसको करने के लिए वो उत्तेजित हो जाएगा। तो वह चीज दिखा के उसकी स्वाभाविक क्रिया में क्या है, उसको एक्टिव कर दिया जाता है। तो उसकी लार ग्रंथियां है, उसके अंदर की जो ग्रंथियां हैं वह उसको उस कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगी, जिससे वह काम वह करेगा। और वह क्या करता है? वो ग्रंथियों के माध्यम से सीखता है बच्चा। अब यही चीज जो आपने पहले देखा था कि संबंध प्रतिवर्त, ये चीज प्रूफ हो गया ना, कैसे उसका रिफ्लेक्शन हुआ, उस चीज का रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो बच्चा उस चीज को करने लगता है। यही चीज पावलाव ने सिद्ध करने के लिए कुत्ते पर रिसर्च किया था। उसके अन्य नाम मैंने आपको पहले बता दिए, जो आपने देख लिया। अब देखिए, पावलाव के प्रयोग दो हैं, दो भागों में किया गया था। एक स्वाभाविक अनुक्रिया, दूसरा अस्वाभाविक अनुक्रिया, ये पूछ सकता है क्वेश्चन में। और दूसरा जन्मजात, स्वाभाविक अनुक्रिया के अंतर्गत जन्मजात व जैविकीय प्रतिक्षेप क्रियाएं, और अस्वाभाविक अनुक्रिया के अंतर्गत अर्जित, मतलब जो खुद द्वारा बनाएगी, और वह मनोवैज्ञानिक। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आइए हम कुत्ते पर जो उन्होंने ये प्रयोग किया था, अच्छा एक चीज और हमको याद आ गया, जानते हैं ये सिर्फ प्रयोग, इसको प्रूफ करने के लिए पावलाव ने ही नहीं रिसर्च किया था, पता है, इसको प्रूफ करने के लिए शिशु पर वाटसन ने भी किया था। वाटसन ने भी इसको प्रूफ किया था, ठीक है। वाटसन ने भी इसको प्रूफ करने की बात कही। चलिए वाटसन के उनके रिसर्च को बता देते हैं। जानते हैं एक बच्चा था,
जो इनके रिसर्च की, वाटसन के रिसर्च की बात कर रहे हैं, पावलाव ने तो कुत्ते पर किया था, और इसी चीज को प्रूफ करने के लिए वाटसन ने भी एक रिसर्च किया था। देखिए कोचिंगों में कब बताया जाता है, बहुत कम ही बताया जाता है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था साइकोलॉजी का माहिर बना के छोड़ूंगा। आप अपने छोटे भाई बहनों इत्यादि लोगों को बता दोगे ना, उनको पूरा ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। तो आप उनको भी बताने की कोशिश करिएगा। तो आइए बताते हैं, वाटसन ने जब शिशु पर रिसर्च किया इसी चीज को प्रूफ करने के लिए, जानते क्या किया? उन एक बच्चा ऐसा था जो जानवरों से बड़ा प्रेम करता था, बड़ा लगाव रखता था, वो डरता नहीं था, खेलता था उसके साथ में। जानते हैं वाटसन ने क्या किया? एक खरगोश था, खरगोश के साथ बच्चा हमेशा खेलता रहता था। उसने क्या किया कि खरगोश के साथ एक दिन बच्चा खेल रहा था और उसने एक शेर की डरावनी आवाज निकाली और बच्चा तब डर जाता है। और जब बच्चा डर जाता है तो जानते हो क्या हुआ? इसका रिएक्शन क्या हुआ? देखा गया कि अगले दिन से ऐसा बार बार होता रहा, कई बार किया गया। तो कुत्ते के जैसे ही हुआ खरगोश के पास जाता बच्चा और उसको खिलाने की कोशिश करता, वो डरावनी आवाज, जो शेर की दहाड़ने वाली आवाज, वो निकाल दी जाती वहां से और बच्चा डर जाता है। जानते हो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? अब बच्चा जानवरों से डरने लगा था, धीरे धीरे बच्चा जानवरों से डरने लगा था। तो ये उसके क्या भय, मतलब वो आवाज सुन के ही जानवरों से डरने लगा, वो भी एक अधिगम था। ये प्रूफ किया था शिशु पर वाटसन ने। तो आपसे पूछ सकता है कि शिशु पर किसने रिसर्च किया? तो वाटसन ने किया। ये चीजें कम लोग जानते होंगे, वैसे जानते भी होंगे तो ऑनलाइन में रटे होंगे, तो जान लीजिए। तो इसको प्रूफ करने के लिए शिशु पर वाटसन ने भी दिया था। आइए अब आगे चलते हैं। प्रयोग जो किया गया, तो कैसा प्रयोग है भैया? स्वाभाविक उद्दीपक, जिसको यूसीजी, स्वाभाविक उद्दीपक, जो कुत्ते पर रिसर्च किया भोजन के लिए, है ना। घंटी बजाई तो भोजन के लिए बजाई थी ना, जो हमने आपको बताया था। तो घंटी बजाई गई, तो घंटी बजाने पे ही कुत्ते को यह पता चल जाता था कि ये भोजन है। शायद मैंने भोजन का नाम नहीं लिया, तो आप जान लीजिए, जो मैंने बताया कि पहली घंटी बजाई गई तो भोजन के लिए उत्तेजित कर दिया गया कुत्ते को, ठीक है। दूसरी घंटी बजाई तो दूसरी घंटी बजाने पर वह लार का स्त्राव करने लगता है, भोजन के लिए उत्तेजित किया उसको। तीसरी घंटी बजाई और वह जो है भोजन को देख के अपने आप उसकी जो है अंतःस्त्रावी जो लार वाली ग्रंथि है वो अपने आप काम करने लगी, लार चलने लगा, है ना, उसके लार आने लगे मुंह से। तो ये भोजन के लिए था एक्चुअली, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। तो स्वाभाविक उद्दीपक यूसीजी, अच्छा यूसीजी ये स्वाभाविक उद्दीपक है। क्या है यूसीजी भाई? स्वाभाविक उद्दीपक है। इसको कहते हैं अनकंडीशनल स्टिमुलस। क्या कहते हैं? उद्दीपक स्टिमुलस है, ये कहते हैं अनकंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है। ये स्वाभाविक अनुक्रिया, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स लार, मतलब कि अनकंडीशनल उद्दीपक अगर है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है, तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है? मतलब भोजन पे क्या उद्दीपक है इसका? भोजन अगर उद्दीपक है जो स्वाभाविक है, तो कृत्रिम, मतलब उसका स्वाभाविक भोजन, भाई भूख लगेगा, तो यह स्वाभाविक भोजन हो गया स्वाभाविक उद्दीपक। और स्वाभाविक अनुक्रिया, उस पर क्या अनुक्रिया है? उसके लार का आना, ठीक है। अब देखो, कृत्रिम उद्दीपक प्लस स्वाभाविक उद्दीपक, या कृत्रिम उद्दीपक किसे कहते हैं? घंटी की आवाज। एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट हो गया, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पावलाव के जो अधिगम का सिद्धांत को प्रूफ करने के लिए कुत्ते पर जो रिसर्च किया था उसमें कृत्रिम उद्दीपक है। तो कृत्रिम उद्दीपक क्या है? घंटी की आवाज है। और कहें स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? वह भोजन है, जैसा कि आपने यहाँ देख लिया ना, ये क्या है? भोजन है स्वाभाविक उद्दीपक। तो घंटी की आवाज प्लस भोजन, ये स्वाभाविक अनुक्रिया का लार आने लगता है इसका, ठीक है। ये स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है इसकी? लार की। तो आपसे पूछता स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है? यूसीआर है, मतलब अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या है? लार का। एक चीज नेक्स्ट चलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट। कृत्रिम उद्दीपक क्या है भाई? कृत्रिम उद्दीपक क्या? घंटी की आवाज और इस पे अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित मतलब कि कंडीशनल स्टिमुलस। अगर कंडीशनल स्टिमुलस है तो कंडीशनल रिस्पॉन्स भी होगा, मतलब स्वाभाविक अनुक्रिया भी होगी। तो स्वाभाविक अनुक्रिया लार है, या अनुबंधित अनुक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? अनुबंधित अनुक्रिया। आप देख लो, यहीं से प्रूफ करके यहीं से निकल के आया है। आप कहते हैं अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, अनुकूलन, ठीक। अब देखिए टाइप एस अनुबंधन सिद्धांत निकल के आया ना, समझ में आया?
तो स्टिमुलस, टाइप एस मतलब स्टिमुलस अनुबंधन सिद्धांत, तो वो उद्दीपक संबंधित बात है। ठीक है, अब समझ में आ गई होगी आपको उम्मीद है। कृत्रिम उद्दीपक क्या होता है? घंटी होता है। और कृत्रिम उद्दीपक घंटी की आवाज है, और स्वाभाविक उद्दीपक भोजन है, और स्वाभाविक अनुक्रिया लार है। तीन चीज अपने दिमाग में रखे रहिएगा। कृत्रिम उद्दीपक घंटी की आवाज, स्वाभाविक उद्दीपक भोजन, और स्वाभाविक अनुक्रिया लार। ठीक है, जो यूसीएस का यूसीआर होता है और सीएस का सीआर होता है। ठीक है, कंडीशनल रिस्पांस होता है कंडीशनल स्टिमुलस का। ये बात समझ में आ गई होगी उम्मीद है मित्रों आप लोगों को। ठीक है, आइए अब इस प्रयोग के आधार पर कुछ शिक्षा में इसका प्रयोग देख लेते हैं। ठीक है, वो पहला बिंदु ये रहा, इससे अच्छे आचरण व अनुशासन की भावना का विकास किया जा सकता है। पहली बिंदु, अच्छे अनुशासन मतलब अच्छे आचरण व अच्छे अनुशासन की भावना का विकास हो सकता है। पहला बिंदु, यह सीखने की स्वाभाविक विधि है। यह सीखने की, ये जितने बिंदु लिखे हैं एक भी काटने लायक नहीं है। ये टेट एंड सुपर टेट के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे यूपी में आप एग्जाम दे रहे हो, राजस्थान में कहीं भी आप दे रहे हो, उत्तराखंड में कहीं भी आप दे रहे हो। ठीक है, अगर टेट है तो ये है, सीधी सी बात है। तो इन बिंदुओं को नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अपना नोट्स निकालते। नेक्स्ट बिंदु, बुरी आदतों और भय संबंधी रोगों का उपचार। इस विधि द्वारा बुरी आदतों और भय संबंधी रोगों का उपचार होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। व्यवहार को अनुकूलित किया जा सकता है। बिल्कुल, तभी तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया, तभी तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव को माना जाता है। ठीक है, अगला देख लीजिए, व्यवहार को अनुकूलित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, समाजीकरण से व वातावरण में, मतलब समाजीकरण से गलत है, समाजीकरण व वातावरण में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। इस सिद्धांत के माध्यम से समाजीकरण व वातावरण के मध्य संबंध स्थापित किया जा सकता है पावलोव के इस अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत। नेक्स्ट है, यह उन विषयों के लिए उपयुक्त है जिसमें चिंतन, ये है भैया चिंतन, ठीक, चिंतन की आवश्यकता नहीं है। जैसे सुलेख, अक्षर, विन्यास, जिसमें चिंतन की आवश्यकता नहीं होती है, यह उसके लिए उपयोगी हो जाता है। ठीक है, इतनी बात हो गई। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु आपका ये रहा कि क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत किस तत्व की प्रधानता होती है। क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत में किस तत्व की प्रधानता होती है, किस तत्व पर जोर दिया जाता है, किस तत्व पर, तो पुनरावृत्ति तत्व पर जोर दिया जाता है। रिपीटिशन पे, पुनरावृत्ति पर जोर दिया जाता है, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु है, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में प्राकृतिक उद्दीपक क्या है, भोजन है, और कृत्रिम उद्दीपक क्या है, घंटी की आवाज है। प्राकृतिक उद्दीपक क्या है, भोजन है, और कृत्रिम क्या है, वो है घंटी की आवाज। ठीक, और इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट बिंदु आपका है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा मित्रों। समय की पाबंदी का ज्ञान, समय की पाबंदी का ज्ञान सिखाता है पावलोव का यह अधिगम का सिद्धांत, मतलब क्लासिकी अनुबंधन का सिद्धांत यह सिखाता है कि समय का पाबंदी क्या, जैसे किस प्रकार से सीखा है भाई, समय की पाबंदी, समय पे घंटी बजाना, कुत्ते को भोजन के लिए उद्दीपक व भोजन उद्दीपक काम करना, स्टिमुलस, ठीक है, उसके लिए रिस्पांस लार का आना, तो ये पाबंदी समय की पाबंदी को दर्शाता है। ये बातें हो गई आपके आज पावलोव, संपूर्ण पावलोव का ये मेथड रहा, और संपूर्ण पावलोव को पढ़ लिए हैं। और अब इसके लिए आपको सिर्फ इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादातर लोगों को शेयर करना है। ठीक है, और इसके माध्यम से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगला वीडियो फिर पड़ेगा इसी अधिगम में। ठीक है, अगले लोगों को पढ़ा जाएगा। जल्दी जल्दी अधिगम को खत्म करिए ताकि मैं विकास को पढ़ाने के तत्पश्चात फिर और सब्जेक्ट लगा सकूं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।